वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आज आपसे एक इंटरेस्टिंग जो है कि मैटर पे बात करूँगा। ये जो है हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की हम में से एक जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, राष्ट्र का जो ध्वज होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये राष्ट्र का ध्वज जो है कि ये बहुत ही सम्मान का ध्वज होता है। इसकी ये क्वालिटी होती है ना कि राष्ट्र का ध्वज इसलिए बनाया जाता है कि पूरे देश के लोग, देश में देखिए बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इतने ज़्यादा डाइवर्स कंट्री को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए, सबको एक झंडे के नीचे आने के लिए किसी देश का जो है कि एक फ्लैग बनाया जाता है, एक झंडा बनाया जाता है। तो उसी तरह से हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय फ्लैग या राष्ट्र ध्वज है उसका नाम तिरंगा है। देखिए, तिरंगा जो है यहाँ पे शान से जो है फहर रहा है। तिरंगे के ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये जो झंडा बनाया गया, तिरंगा बनाया गया, इसके विकास क्रम की यदि हम बात करें तो तिरंगा, ये जो 3 रंगों से बना तिरंगा है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा, और बीच में आपको दिखेगा कि अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, तो ये वाला झंडा कब अस्तित्व में आया, इसके पहले क्या भारत के राष्ट्र या एकता अखंडता के लिए कोई झंडा था? क्योंकि हमको आज़ादी, देखो बच्चों, आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से आज़ादी के दौरान जो है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा विविधताएं थी, इतनी ज़्यादा भाषाएं थी। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे मिडिल इंडिया हो, चाहे वेस्ट इंडिया हो, चाहे जो है आपका जम्मू कश्मीर हो, सबका अलग अलग इतिहास रहा है। तो सबके अलग अलग इतिहास होने के कारण सबकी अलग अलग भावनाएं रही हैं, सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं रही हैं। बहुत सारे छोटे छोटे राजा रजवाड़ा रहे हैं। तो इन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए ऐसे इस प्रकार से राष्ट्र के ध्वज की बात की जाती है, ताकि सभी लोग एक सूत्र में बंधें, सब एकता और अखंडता के साथ एकजुट हों और अंग्रेज़ों से लड़ा जाए। और लड़ी भी गई, और अंततः जो है हमें क्या हुआ, 1947 तक आते आते हमें जो है कि क्या हुई, सफलता मिली। तो इस झंडे का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी देश में। दुनिया में बात की जाती है बच्चों की, सबसे पहले कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने नेशनल फ्लैग को अपनाया, तो उसमें से आप देखेंगे कि डेनमार्क एक ऐसी कंट्री थी जो आज से 1000 साल पहले ही अपने जो है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो हम आपसे बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा गुरु। सब ये जो झंडा आपको दिख रहा है, इसकी डिज़ाइन और ऐसा ही झंडा को ये जो है कि इसको किसने डिज़ाइन किया, तो पिंगली जो वेंकैया जी थे, उन्होंने इस तिरंगा को डिज़ाइन किया था। इस तिरंगे को डिज़ाइन करने की बात यदि की जाए बच्चों, तो 1916 से लेकर के 1921 तक, 1916 से लेकर 1921 तक इन्होंने कम से कम, वेंकैया जी ने, पिंगली वेंकैया जी ने कम से कम बच्चों, वेंकैया पिंगली वेंकैया जी ने कम से कम 30 से ज़्यादा देशों के जो है कि फ्लैग को स्टडी किया, अध्ययन किया। 30 से ज़्यादा देशों के झंडे को उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फाइनली उन्होंने जो है इस तिरंगे को जो है कि डिज़ाइन किया, और उन्होंने जाके फिर गांधी जी से मिले और गांधी जी को अपनी डिज़ाइन दिखाई। गांधी को उनकी डिज़ाइन पसंद आई, तो उसके बाद जो है कि ये झंडा देश का जो है कि झंडा माना गया कि तिरंगा रहेगा, ये ऐसे ऐसे रहेगा। उनके कलर्स 2 ही थे, ठीक है। बाद में इसको कहा गया कि 3 कलर्स रहेगा। तो 3 कलर, इसको इंग्लिश में ना ट्राई कलर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ट्राई कलर कहते हैं। हिंदी में इसको तिरंगा कहते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय झंडा का जो है नाम है, तिरंगा। तिरंगा का क्या महत्व है आप समझ लीजिए। इस तिरंगे की वजह से आज़ादी मिली। तिरंगा हमारा एक सांकेतिक एकता और अखंडता का जो है कि दिखाता था देश में, और सभी लोग तिरंगे के नीचे अपनी एकता अखंडता मजबूत बनाए रखते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और हमें अंततः क्या मिली, सफलता मिली। तो बात किया जाए तो अगर इससे पहले मैं बात करूं, ये तिरंगा तो बना तो क्या 1921 से पहले कोई ऐसा झंडा नहीं था? था, बिल्कुल था।
ठीक है, उसके लेकिन अलग प्रकार की डिजाइनें थी। देखिए, अगर बात किया जाए बच्चों, एक बात मैं बता दूं, विवेकानंद की एक शिष्या थी जिनका नाम था निवेदिता। क्या नाम था उनका? निवेदिता था। निवेदिता थी, ये विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने एक फ्लैग तैयार किया था 1906 में। 1906 में एक झंडा तैयार किया था जिसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये जो कांग्रेस पार्टी थी इसका गठन हुआ था 1885 में। हर साल करीब करीब नवंबर दिसंबर के महीने में हर साल इनकी बैठक होती थी। देश की आज़ादी के लिए योजना, रणनीति इत्यादि पे ये लोग काम करते थे। तो 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ या बैठक हुई वो कलकत्ता में हुई। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था बच्चों। तो दादा भाई नौरोजी ने निवेदिता जी द्वारा दिए हुए फ्लैग को इन्होंने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में या कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में फहराया। अच्छा, देश में के बाहर अगर देश का कोई राष्ट्रीय प्रतीक अगर फहराया गया बच्चों, तो 1907 में मैडम भीकाजी कामा, नाम सुने होंगे, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने जो बच्चों 1907 में जर्मनी में जो है देश का जो है कि राष्ट्रीय फ्लैग जो है क्या किया था, फहराया था, ध्वज फहराया था। तो पिंगली वेंकैया जी ने 1921 में फाइनली इस जो है कि तिरंगे को तैयार किया। उस तिरंगे का हम चित्र दिखाएंगे, लेकिन तिरंगे से पहले जो तिरंगा का जो है कि विकास रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे। तो तिरंगे का विकास क्रम देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ ये तिरंगे का विकास क्रम है 1906 में। यहाँ देखिए ये है आपके सिस्टर निवेदिता वाला। 1907 वाला ये ऐसा ये फ्लैग है जिसको जो है कि मैडम भीकाजी कामा ने जो है कहाँ फहराया था, जर्मनी में, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ठीक है, और ऊपर जो है बच्चों 8 स्टार लगे हुए थे, अब बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये झंडा जो उन्होंने जर्मनी में फहराया। 1917 में देखिए, ये तो ब्रिटिश ब्रिटिश को दिखा रहा है कि भारत में ब्रिटिश रूल है, बाकी ये सारी चीज़ें इंडिया के बारे में बहुत सारे कलर्स दिखाए गए हैं। अच्छा, उसके ऊपर यदि ये 1917 का ये जो है कि है, 1921 में जो है जो झंडा का स्वरूप बना उसमें जो है कि चरखे को दिखाया गया। चरखा भी हमारे बच्चों आज़ादी का प्रतीक था। गांधी चरखा चलाते थे ताकि जो है कि निम्न से निम्न वर्ग के लोगों से जुड़ सके लोग। अपने पहनने के लिए ये सारी चीज़ें, चरखा से सूत काट के कपड़ा बनाया जाने वाला था, तो इसलिए उसको झंडे पे डिजाइन किया गया ताकि हम छोटे से छोटे, निम्न से निम्न स्तर से लेके बड़े से बड़े लोगों तक जो है कि एकता अखंडता स्थापित करके इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाएं। तो 1921 में ये, तब तक 1921 तक था। ये देखिए ट्राई कलर के शेप में आना शुरू हुआ, लेकिन जो है कि गांधी जी का चरखा बीच में दिखता था 1931 में। और एक चीज़ और बता दूं, 1931 में बच्चों कांग्रेस ने राष्ट्र ध्वज की संज्ञा दी। 1931 में इस ट्राई कलर वाले जो है कि 3 कलर वाले झंडे को कांग्रेस ने जो है क्या दी, मान्यता दी। कांग्रेस एक बच्चों औपचारिक जो है कि एक संगठन था जो अंग्रेजों से लड़ता था, ताकि उसका ये उद्देश्य था कि देश को हम किसी तरह से क्या करें, आज़ादी दिला सकें। फिर फाइनली 1947 में ये फ्लैग बना जिसको हम आज जो है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के साथ साथ अन्य जो है कि राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पे जो है इसको क्या करते हैं, हम फहराते हैं। तो ये हमारे झंडे का बच्चों विकास क्रम रहा। पिंगली वेंकैया जी ने इस झंडे को जो है दिया था। ये वाला आपका झंडा है, ठीक। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे जो सिस्टर निवेदिता वाला देखिए, सिस्टर निवेदिता ने 1904 में ये जो है रेड और येलो कलर का था, ये फ्रीडम और विक्ट्री यानी कि आज़ादी और जीत के प्रतीक के रूप में इसको दिया था इन्होंने। ये देखिए सिस्टर निवेदिता वाला झंडा था, ठीक है, रिप्रेजेंट करता था स्ट्रेंथ को यानी मजबूती को ये दिखाने वाला ये झंडा था, समझ रहे हैं। ये निवेदिता वाला है। और वंदे मातरम लिखा हुआ पहला झंडा 1906 में आया, जिसको 1900 जो है कि 6 में आया। इसको तो इसी को जो है कि दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। 1906 में ये बना। इसमें ग्रीन, येलो और रेड 3 कलर, यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, येलो दिखेगा, रेड दिखेगा। ट्राई कलर्स जो है यहीं से आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद बर्लिन कमेटी फ्लैग्स जो है
ये 1907 में जो है कि यूज किया था। इसको मैडम विकाजी कामा ने जर्मनी में इस वाले झंडे को यूज किया था बच्चों। उसमें जो है कि ये वाला झंडा था, वंदे मातरम लिखा हुआ है। फिर होम रूल फ्लैग जो 1917 में दिया गया। होम रूल आंदोलन आप पढ़ेंगे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप होम रूल के बारे में पढ़ेंगे। 1916 और 17 के समय पे शुरू किया गया था एनी बेसेंट और जो है कि तिलक जी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में। तो उस समय जो है भारत का झंडा ये था आपका। इसके बाद स्वराज फ्लैग जो 1931 में बन के पिंगली वेंकैया जी वाला है, देखिए ये पिंगली वेंकैया जी ने केवल रेड और ग्रीन के बारे में बात की थी, दो रंगों के बीच था, लेकिन बाद में जो है कि इसका जो है बीच में वाइट की बात की। तो ये पिंगली वेंकैया जी का फ्लैग था। और इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग बच्चों देखो ये था 1947 में, आज़ादी के समय जो है कि ये अब झंडा। अब झंडे के बारे में हम बात कर लें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज की क्या क्वालिटी है। देखिए ये जो झंडा बनाया गया ना, इसके बारे में एक झंडा संहिता है, सॉरी एक जो है झंडा संहिता है। झंडा संहिता का मतलब बच्चों एक कानून है पूरा, जो झंडे के बारे में बताता है कि झंडे का सम्मान और इसकी जो है गरिमा बनाए रखने के लिए किन किन नियमों को पालन करना चाहिए। तो झंडा संहिता में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आप सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में समझ लीजिए, फिर झंडा संहिता के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे कौन कौन से नियम है, कहाँ कहाँ आपको झंडे को किस किस नियम के साथ आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आओ बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, स्टार्ट करते हैं यहीं से कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। हमने बताया कि यहाँ की धरती और लोगों, तीन रंगों के समान ये आयताकार पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर पट्टी देखिए केसरिया है, सबसे नीचे हरे रंग और बीच वाली सफ़ेद रंग की पट्टी है। केंद्र में गहरा नीला रंग का अशोक चक्र बना है, 24 तीलियां बनी हुई हैं। अशोक चक्र जो है कि सफ़ेद पट्टी की पे जो है कि बना हुआ है। पूरा ध्वज आयताकार है, लंबाई चौड़ाई इसका 3:2 में है। यानी आप कोई झंडा बनाते भी हैं अपने कॉपी पेन पे तो इतना ध्यान रहे कि ये 3 सेंटीमीटर रखें, ये 2 सेंटीमीटर रखें, या तो इसको 3 मीटर रखें, इसको 2 मीटर रखें, या तो इसको 3 किलोमीटर रखें, इसको 2 किलोमीटर रखें। इस हिसाब से आपको डिस्टेंस लेकर राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया था, भगवा केसरिया को भगवा रंग भी कहा जाता है बच्चों। केसरिया या भगवा रंग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। आपको त्याग करना है और निस्वार्थ त्याग करना है। श्वेत रंग आपके सत्य के पथ पर यानी सत्य के रास्ते पे चलने और आचरण करने की बात करता है। और हरा रंग आपके धरती और जो है कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ और पृथ्वी से हमारे संबंध को दर्शाता है। जिस प्रकार जीवन के संबंध आश्रित हैं उसी प्रकार अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है। ठीक है, यानी कि सत्य और धर्म ही उसका जो है नियंत्रक सिद्धांत है अशोक चक्र का। अशोक चक्र आपको धर्म के रास्ते पे चलने की जो है प्रेरणा देता है। हमेशा व्यक्ति को धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। साथ ही चक्र जो है गति का भी प्रतीक है कि जीवन बच्चों ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है गतिमान हो, यानी हमेशा मोशन हो। जीवन मोशन का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे आगे बढ़ते रहें, विकास करते रहे और आपका विकास देश के विकास के लिए जो है क्या काम आता रहा हमेशा मरते दम तक। यदि इसे समुचित रूप से किया जाए तो सामान्य लोग, देखिए सामान्य लोग चाहे कोई प्राइवेट संस्थान चाहे शिक्षा संस्थान, ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्वज की मर्यादा और सम्मान के आपको बनाए रखना है। भारतीय ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन समारोह या अन्य अवसरों पर भी फहराया जा सकता है। जहाँ किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज की फहराने का चलन है तो इसे रविवार और छुट्टियों के दिन भी फहराया जा सकता है। यदि रविवार को 15 अगस्त पड़ गया, 26 जनवरी पड़ गई तो उस दिन भी जो है छुट्टी के दिन या रविवार के दिन भी इसे फहराया जाता है। किंतु कोई भी मौसम हो, एक बात ध्यान देना है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है। सूर्यास्त के बाद यानी शाम के बाद रात को झंडा कभी भी नहीं फहराया जा सकता, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारी सरकार ने क्या किया था, कौन सा अभियान चलाया था बच्चों, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान को 13 से 15 अगस्त 2023 की बात है, हालांकि आप लोग भूल गए होंगे।
हर घर तिरंगा अभियान चला था। 13 से 15 अगस्त 2023 को पूरे देश में लोगों ने अपने अपने छतों पे, अपने अपने घरों पे, अपने अपने दरवाजे पे जो है कि तिरंगा को फहराया था। और वो तिरंगा पूरी रात भी रहता था, दिन भी रहता था। सोच लीजिए, कुछ लोगों के यहाँ तो ये देखने को मिला कि तिरंगा उनकी छत पे जो है कि उनके घर पे, उनकी जो है कि झोपड़ी पे, चाहे जहाँ भी, वो जो है कि रात में भी रहता था, दिन में। जबकि रात में आपका झंडा उतार जाना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। ये झंडे के कानून में लिखी बातें हैं। वो झंडा फट भी गया, वो झंडा जो है, समझ लो बच्चों, अब उसकी क्या स्थिति हो इसके सम्मान के साथ, अब वो तो भगवान ही जानते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जबकि यहाँ बिल्कुल जो है बात लिखी है, रात में ध्वज जो है नहीं फहराया जा सकता। राजकीय कोई व्यक्ति हो जो राज्य के कार्य में सहयोग देता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनके अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय ध्वज को कुछ, मतलब आप उसके शरीर, बॉडी में लपेट सकते हैं। लेकिन एक दिन ध्यान रहे कि वो आदमी के कब्र या उसको जला नहीं सकते। ये नहीं कि अब कब्र में दफनाया जा रहा है तो झंडे दफना दे, या तो वो आदमी जब जलाया जाने लगा लकड़ियों से तो उस पर आप जला दीजिए, नहीं, फिर आप झंडा को हटा लेंगे। अच्छा, किसी गाड़ी या किसी नाव के ऊपर आप बगल में झंडा को लपेट के नहीं ले जा सकते हैं, इस बात ध्यान दीजिए। ये नहीं कि गाड़ी और किसी नाव में आप झंडे को लपेट के किनारे साइड में लेके जा रहे हैं, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। इससे ध्यान देना है कि न झंडा कभी गंदा हो पाए, न कभी फटे। और इसको जिस जैसे तैसे फेंक नहीं देना है। ये नहीं कि जो अभियान चल रहा था, हर घर तिरंगा अभियान, झंडा लगा दिए, पता ही नहीं है, शाम पूरी रात झंडा जो है वैसे ही फट गया, जहाँ चिड़िया कौवे खा गए, टूट गया, गिर गया, मिट्टी में मिल गया, ऐसा काम नहीं करना है। झंडा को आप फहरा रहे हैं, शाम को उतार लेना है। जैसे डेली आप सुबह फहराइए, शाम को उतार लीजिए। जब झंडा खराब हो जाए तो उसको एकांत में कहीं जो है कि प्यार से जो है जला के नष्ट करके आप उसको जो है रख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को आप पोशाक या पहनावे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दें कि शर्ट आप बनवा सकते हैं, कमर के नीचे नहीं पहन सकते, पैंट आप कभी नहीं बनवा सकते, तौलिए या तकिए के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते। झंडे के ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं है, किसी तरह के प्रचार वगैरह नहीं करवाना है झंडे के ऊपर। हाँ, और राष्ट्रीय ध्वज का निरादर आप करेंगे तो दंडनीय अपराध है। ऐसा अपराध जिसमें आपको दंड दिया जाता है उसको दंडनीय अपराध कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और आपका राष्ट्रीय ध्वज है तो एक ही स्तंभ पे, यहाँ पे मान लो तिरंगा लगा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे आप दूसरे देश के झंडे को नहीं फहरा सकते, ये बात ध्यान देना है। और एक बात और है कि जब कोई विदेशी महानुभाव या सरकार या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपके देश में आता है, तो जो कार होती है ना बच्चों, कार, कार के हमेशा बात ध्यान रहे, दाहिने तरफ भारत का झंडा लगेगा और बाएं तरफ जो भी देश के प्राइम मिनिस्टर आए हों उनका झंडा लगता है। हमेशा आपका झंडा दाहिने तरफ लगेगा और उनका झंडा जो है बाएं की तरफ लगेगा। ठीक है। एक बात और बता दें, देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन होने पर देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है। ये बात ध्यान रहे, आधा झुका जाता है, वो शोक का प्रतीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति की जो है कि मृत्यु हो गई है। तो ईरान हमारा जो है कि व्यापारिक और सामरिक और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी है, उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इसलिए जो है कि उनकी याद में हमने जो है अपना आधा झंडा क्या किया था, झुकाया हुआ था। तो ऐसे भी आधा झंडा झुकाया जाता है, ये नियम ये भी है। पिछले 5 दशक में आप देखेंगे तो असंख्य सैनिकों और नागरिकों ने अपने बलिदान दिया ताकि हमारा तिरंगा जो है कि शान से क्या रहे, फहरता रहे। तो कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जिसको जो है, झंडे को देख लो बच्चों, कितने आप लोग लापरवाही से यूज करते हो। हाँ, किसी भी कोई भी प्रोग्राम चलता है उसमें आप इस हिसाब से यूज करते हो। कभी भी झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये झंडा का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले के प्राचीर से देखिए ये झंडा यहाँ पे फहराया गया, जो आज तक शान से फहरता आ रहा है। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ये राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक है। इस झंडे को ऐसे जैसे अब आप जो है इंडिपेंडेंट डे मनाने जाते हैं, रिपब्लिक डे मनाने जाते हैं, हाँ, कुछ लोग जेब में रख लेते हैं। जब आप जेब में रख लेते हैं झंडा तो आप क्या करते हैं, आप कमर के नीचे ही चला जाता है ना, कमर के नीचे आप झंडे का अपमान कर रहे हैं। समझ रहे हैं। तो झंडे का अपमान नहीं किया जा सकता है। झंडा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक बात बता दूं, गरिमा जो शब्द है ना बच्चों, गरिमा, मैं बताऊं ना, ये झंडे का एक संबंध और भी है।
ये झंडा जो है ना, ये देश मतलब एक तरह से अपने देश होने का, हर व्यक्ति को अपना देश कब लगेगा आप ये बताइए? जब उनका किसी आर्टिकल 17 आप पढ़े हैं? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 70 तक जो मानव यानी मूल अधिकार की बात की गई है, मानव के अधिकारों की बात की गई है, उसमें आर्टिकल 17 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें देखो, इस अनुच्छेद को या इस आर्टिकल को फॉलो करने से कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी ताकत इस समाज को मिल जाएगा, लोगों को मिल जाएगा। अगर सही मायने में आर्टिकल 17 को फॉलो किया जाए, फंडामेंटल राइट को फॉलो किया जाए, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को, डिग्निटी को ठेस ना पहुंचाया जाए, उसे उसे ये फीलिंग कराया जाए, पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाया जाए बच्चों ना कि ये देश तुम्हारा है, तो देश के जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हाँ, उनके प्रति उनका आदर भाव बढ़ेगा और देश के विकास में वो जो है निस्वार्थ रूप से त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। तब लोग जो है झंडे का असली महत्व समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं दिखना चाहिए, न जाति पात न धर्म। धर्म से ऊपर उठना चाहिए, जाति पात से ऊपर उठना चाहिए सभी व्यक्ति को। आप बताओ बच्चों, एक मैं कहानी आपके साथ बता रहा हूँ। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है, इस राष्ट्रीय प्रतीक ने हमें आज़ादी दी। इस आज़ादी की वजह से आज हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी कर रहे हैं का मतलब ये है कि वैज्ञानिक हमने उपलब्धियां हासिल की, हमने जो है कि सामाजिक उपलब्धि हासिल की, हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ, बहुत तरह के बहुमुखी विकास के क्रम में हम आगे बढ़े। आज देश में जो है हिंदुस्तान का नाम भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन क्या हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति उसी गरिमा और उसी मतलब इज्जत और भाव के साथ उसको लगता है कि अपना देश है? आप उनको गरिमापूर्ण माहौल प्रोवाइड कराइए, और गरिमापूर्ण जीवन उनको तभी मिलेगा, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जब उनको मिलेगा, डिग्निटी उनकी लाइफ में होगी, तब जाके वो राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय धरोहरों के प्रति जो है कि अपना प्यार बढ़ाएंगे। ये क्या हम आपको बताना चाहते हैं? लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना तो हमसे 3 गुना बड़ा है एरिया में, और हमारे इक्वल उसकी पॉपुलेशन है। कुछ तो राष्ट्रीय एकता के लिए करते होंगे। हाँ, हमारे देश में आप जो है कि आप कितनी जो है कि जो है क्या बोलते हैं असमानताएं हैं। 90% लोग गरीब है, 10% लोग जो है क्या है अमीर है। मान लो 90% जो गरीब है, उनसे आप झंडे की बात करेंगे, राष्ट्र की एकता की बात करेंगे, उनके मन से क्या भाव निकलेगा कि अरे भैया हमको तो खाने को नहीं है, हम क्या राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे के बारे में बात करें। उनको जो है आप डिग्निटी या आप उनको गरिमापूर्ण माहौल बना क्रिएट करिए। हर व्यक्ति बराबर है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बताओ यार, हमारे करने का मतलब लोग पशु है, कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनका सम्मान इतना ज़्यादा कर रहा है, तो इंसानों के सम्मान से क्या परहेज? अगर इंसानों का सम्मान होगा, देश मजबूत होगा, देश की एकता मजबूत होगी, देश की अखंडता मजबूत होगी। समझ रहे हैं? तब हमारे झंडे और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की जो है सम्मान बढ़ेगी। चलो, बातें बहुत हैं, कभी और करेंगे, लेकिन इसको बच्चों, इस झंडे को आप इस तरह से सम्मान दीजिए कि हमारी एकता और अखंडता बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।